हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीपीसीसी 131 का एग्ज़ाम 24 मार्च को है और इतनी जल्दी ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल होगा। और एक ही वीडियो में तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको रोज़ एक वीडियो मिल जाएगी। और इस सब्जेक्ट को मैं अपने नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी, जो भी टॉपिक इसमें होंगे। क्योंकि बुक से पढ़ाना और बुक से समझना इतनी जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर है, तो पॉसिबल नहीं होगा। और यदि आप ये नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको लिंक ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का टॉपिक रहेगा परसेप्शन। परसेप्शन आपकी बुक का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन और परसेप्शन, ये लेसन का नाम है। उसी में आज हम परसेप्शन करेंगे। परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो वातावरण में उपस्थित बहुत से उद्दीपक हमारे विभिन्न सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ठीक है, ये इनको प्रभावित करते हैं। जो भी वातावरण में जो भी स्टिमुलेंस होता है, जो भी उद्दीपक होता है, उद्दीपक को जो है स्टिमुलस बोलते हैं। ये इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है: वातावरण में उपस्थित कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो जिससे हमें उद्दीपक की उपस्थिति का पता चलता है कि वो उपस्थित है, वातावरण में वो चीज़ है, उसे क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। ठीक है, संवेदना हमें 5 तरह से होती है, क्योंकि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो संवेदना भी 5 तरह की होगी, जो हमें पता चलेगी। कुछ बातें हमें सुनकर पता चलती है, कुछ चीज़ों का हमें हमें जो है सुनकर पता चलता है कि वो वातावरण में है, कुछ को हमें देखकर पता चलता है, कुछ का हमें छूकर पता चलता है। ठीक है, तो सेंसेशन भी 5 तरह की होगी। वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट करने के लिए उद्दीपक का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके अर्थ का भी ज्ञान होना जरूरी है। इस बात का ये मतलब है कि वातावरण में सिर्फ उद्दीपक उपस्थित है, इस केवल यही जरूरी नहीं है, बल्कि उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए दूर कोई बंदा खड़ा है, वो स्टिमुलस है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन एक बंदा खड़ा है, दूर खड़ा है, हमें पहचान में नहीं आ रहा, सिर्फ सेंसेशन हो रहा है। लेकिन उसका ज्ञान होना भी जरूरी है कि वो जो बंदा खड़ा है वो हमारा जानकार है या नहीं। अगर वो बंदा खड़ा है, उसने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन वो हमारा जानकार है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो हमारा जानकार नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उससे बातें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें स्टिमुलस का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम रिस्पॉन्स करेंगे। मान लीजिए वो दूर खड़ा आदमी आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, तो आप उससे बातें करोगे, यानी कि रिस्पॉन्स करोगे उसकी तरफ। ठीक है, संवेदना को अर्थ देना ही परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, संवेदना हुई, आपने दूर खड़े आदमी को देखा, ये संवेदना है, आंखों से देखा, सेंसेशन हुई, ये सेंसेशन है। लेकिन जब आपने उसे पहचान लिया कि वो कौन है, उसे क्या बोलेंगे? परसेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परसेप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ परसेप्शन, आपको समझाने के लिए कि परसेप्शन होता क्या है। स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस के द्वारा कोई सेंस ऑर्गन्स प्रभावित होने पर यह सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है। ठीक है, जीव या प्राणी अपने पुराने अनुभवों के आधार पर स्टिमुलस का अर्थ समझकर उसे रिस्पॉन्स देता है। कोई आदमी दूर खड़ा है, तो आंखों से सेंसेशन हुई, तो वो सूचना आंखों से कहाँ? मस्तिष्क तक गई कि कोई खड़ा है। लेकिन मस्तिष्क के ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर मस्तिष्क ये पहचान करता है कि वो आदमी जो दूर आपको खड़ा दिखाई दे रहा है, वो आपका रिश्तेदार है या दोस्त है। तो उस आधार पर आप क्या करते हो? रिस्पॉन्स करते हो। तो ये परसेप्शन क्या हुआ? परसेप्शन आपकी एक मानसिक प्रक्रिया हुई। ठीक है, यह स्टिमुलेंस और रिस्पॉन्स के बीच की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है, यहाँ देखो। सबसे पहले स्टिमुलस दिखाई देता है कि कैसे कोई भी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा स्टिमुलस दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं। सेंसेशन क्या होता है? माइंड में सेंस ऑर्गन्स के द्वारा माइंड में वो सूचना जाती है, और माइंड उस स्टिमुलस की पहचान करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। जब आपको वो पहचान हो जाती है कि दूर खड़ा आदमी आपका मित्र है या नहीं है, अगर नहीं है तो जो दिमाग है आपका क्या सूचना देगा कि चलो सीधे चलो, हमें उससे कोई बात नहीं करनी, वो हमारा जानकार नहीं है। अगर दिमाग उसे पहचान लेता है अनुभवों के आधार पर, तो क्या सूचना मिलती है? कि उससे हमें बात करनी चाहिए। तो ये सिलेक्टिव हो जाती है, कि हमें सिलेक्टिव परसेप्शन हो जाती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। वो परसेप्शन सिलेक्ट हो जाता है, फिर उसके आधार पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।
जैसा हमें सड़क पर चलते हुए हॉर्न सुनाई देता है, हम एनालाइज करते हैं कि हॉर्न स्कूटर का है, कार का है, ट्रक का है, बस का है, और आवाज़ सुनकर हम साइड में हो जाते हैं। तो वो रिस्पॉन्स करते हैं हम हॉर्न के प्रति, और इसके बीच में जो क्रिया होती है, यानी कि स्टिमुलेंस और जो हमने रिस्पॉन्स किया, उसके बीच में जो प्रक्रिया हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हुई, उसे ही क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। तो संवेदना की सार्थकता अनुभवों के आधार पर बढ़ती है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? परसेप्शन होगा। अगर हमें अनुभव ही नहीं है तो हम परसेप्शन अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद है जो परसेप्शन के लिए और क्या जरूरी है कि स्टिमुलेंस जो है हमारे सामने हो। यहाँ पे दे रखी है कि ये दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है, और मीनिंग, परसेप्शन ऑफ मीनिंग दे रखा है। परसेप्शन शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रीसिक्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू टेक होल्ड ऑफ। ठीक है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन पर हम आ जाते हैं। तो परसेप्शन की विशेषता क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स? परसेप्शन जो है स्टिमुलेंस और रिस्पॉन्स के बीच का सेंसेशन है, यानी कि जो स्टिमुलेंस आपने देखा और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स किया, उन दोनों के बीच में जो भी प्रोसेस आपके दिमाग में हुआ, उसे ही परसेप्शन कहते हैं। और सेंसेशन को अर्थ प्रदान करने वाली जो मध्य प्रक्रिया है, उसे परसेप्शन कहते हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार से है। सबसे पहले तो चेंज ही परसेप्शन का आधार होता है। ये परिवर्तन कम से कम इतनी मात्रा में हो जिससे हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है प्रभावित हो सके। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के चेंज होते हैं वातावरण में, और जिसके फलस्वरूप जो है परसेप्शन भी कई तरह से होता है। मान लीजिए पेड़, आराम से बाहर पेड़ है, पता है आपको स्टिमुलस बाहर है, पेड़ आंगन में है, आप अंदर बैठे हो, लेकिन जैसे ही उस पर कोई चिड़िया आकर बैठती है, बैठी हुई चिड़िया उड़ती है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तभी आपके सेंस ऑर्गन्स जो है उसे पहचानते हैं। बाहर कोई हरकत हुई है, आप वहां देखते हो, फिर आपके परसेप्शन में भी जो है चेंज आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि लाइट एनर्जी में चेंज होता है तो इसके फलस्वरूप जो है विजुअल परसेप्शन होता है। यदि वातावरण में चेंज नहीं होता तो परसेप्शन नहीं होता। लाइट एनर्जी में मतलब कोई कमरे में बल्ब है, वो जल रहा है, स्टिमुलेंस है, हमें पता है भी बल्ब जल रहा है, प्रकाश है चारों तरफ, लेकिन जैसे ही वो बुझ जाता है, वैसे ही आपके जो है परसेप्शन में भी चेंज हो जाता है, सेंसेशन में चेंज हो जाता है, उसके बाद परसेप्शन में भी चेंज हो जाता है। आप पहचान लेते हो कि बल्ब खराब है या लाइट चली गई है, और परसेप्शन में चेंज हो जाता है। सिलेक्शन, नेक्स्ट है सिलेक्शन। ये असंभव है कि वातावरण में होने वाले सभी परिवर्तनों को हम प्रत्यक्षीकृत कर सके और या उन्हें देख सके। उनमें से कुछ का परसेप्शन हो सकता है लेकिन कुछ का नहीं, क्योंकि हमारी जो परसेप्शन क्षमता है वो सीमित होती है और सिलेक्टिव होती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप जहाँ जिस कमरे में बैठे हैं, जहाँ भी जिस स्थान पर बैठे हैं, वहाँ चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी की सभी स्टिमुलेंस है। उन्हें आप देख रहे हो, आप उनका सेंसेशन आप कर रहे हो, लेकिन परसेप्शन नहीं कर रहे हो, क्योंकि परसेप्शन में भी सिलेक्टिव परसेप्शन नहीं कर रहे हो, ना ही उनके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि आप जो है वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। इतना हमारा जो है, हमारी प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता है इतनी नहीं होती है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं जो हमारा ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है, और जिन्हें हम परसीव कर सकते हैं, परसेप्शन जिनका हम अच्छे से कर सकते हैं। और अच्छे से परसेप्शन तभी होगा जब उनके गुण होंगे, वस्तु स्टिमुलस के जो गुण हैं, गुण के आधार पर, तेजी के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, और कई बार आवश्यकता और आदतों, इच्छाओं, पसंद या सीखने के आधार पर हम उनका परसेप्शन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। ठीक है। जिस तरह मान लीजिए इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को परसेप्शन कर रहे हो, उन्हीं वीडियो का परसेप्शन कर रहे हो जो आपकी ज़रूरत के अनुसार है। बाकी आपके सामने उनका सेंसेशन जो है आपको हो रहा है, आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आप परसेप्शन उनका नहीं कर रहे हो, उनको पहचान नहीं रहे हो। ठीक है। उनके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है तो उस वस्तु की सभी विशेषताएं एक इकाई के रूप में संगठित हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका रूप, रंग, आकार, उसकी क्वालिटी जो भी है, वो सारी चीज़ें हैं इकट्ठी हो जाती है, संगठित रूप में आपको एक चीज़ दिखाई देती है। ठीक है। तो हम एक वस्तु के संपूर्ण भाग को प्रत्यक्षीकृत करते हैं। हम वस्तु की विभिन्न रचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर उन्हें संगठित कर सकते हैं और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक उद्दीपक के रंग, गंध, आकार और स्पर्श आदि से संबंधित संवेदनाएं जो भी होती है सभी संगठित हो जाती है, तभी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण
होता है। इसे आप किस तरह से समझ सकते हो? मान लीजिए कोई कपड़ा है, कपड़ा खरीदने आप जाते हो, तो आप पूरा उसे प्रत्यक्षीकरण किस तरह से करते हो? आप उस कपड़े का रंग देखते हो, उसका डिज़ाइन देखते हो, आकार देखते हो, जो भी आपको ड्रेस खरीदनी है, और उसको छू कर देखते हो, और सबका प्रत्यक्षीकरण आप एक साथ करते हो, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन आपका कहलाता है। उसके और भी उदाहरण हैं जिससे आप अच्छे से इसे समझ पाओगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, इसी का लॉ यहाँ पर दिया गया है, गेस्टाल्ट ने दिया है। गेस्टाल्ट ग्रुप के मनोवैज्ञानिकों ने का मत है कि जो व्यक्ति स्टिमुलस का परसेप्शन खंडों में ना करके पूर्ण रूप से करता है। गेस्टाल्ट का अर्थ ही पूर्ण रूप होता है। गेस्टाल्ट जो है, अगर हिंदी में इसको समझे तो गेस्टाल्ट का मतलब ही पूर्ण रूप से होता है, संगठित होता है, तो हूल होता है। स्टिमुलस के विभिन्न भाग कुछ विशेषताओं के आधार पर संगठित हो जाते हैं, और इनके संगठित होने पर बहुत से नियम जो है काम करते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर जो है प्रत्याशिक संगठन बनता है। और इस वो नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रोक्सिमिटी का नियम है। प्रोक्सिमिटी का नियम कैसे काम करता है? स्टिमुलस के वे भाग जो अपेक्षाकृत एक दूसरे के निकट होते हैं, वे उप समूहों में संगठित होकर प्रत्यक्षीकृत होते हैं। इसे प्रोक्सिमिटी या समीपता का सिद्धांत कहते हैं। कैसे? मान लीजिए ये बिंदु सब अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन हम परसीव कैसे कर रहे हैं? जोड़े के रूप में, कि ये एक बिंदु का जोड़ा है, ये दूसरे बिंदु का जोड़ा है, लेकिन है तो सभी अलग अलग। अगर हम इन्हें ऐसे बिंदु ऐसे हों, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, ठीक है, ये समांतर दूरी पर है, तो हमें एक लाइन में बहुत सारे बिंदु है, इन्हें हम गिन भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम बिंदु को ऐसे रख दें, ऐसे दो बिंदुओं को नज़दीक और उनके बीच बाकी जोड़े के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा कर दे, तो हमें वो जोड़े के रूप में जो है दिखाई देते हैं। यहाँ आपको जोड़े के रूप में दिखाई दे रहे होंगे, तो ये संगठित हो जाता है। और हम इसे कहते हैं कि ये मान लीजिए दो दो के 5 जोड़े हैं, या दो दो के 10 जोड़े हैं, इसे हम ऐसे परसीव करते हैं। ये होता है प्रोक्सिमिटी का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका सिमिलरिटी का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस के जो अवयव है एक दूसरे से कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, तो हम हमें संगठित रूप से प्रत्यक्षीकृत होते हैं। जैसे अगर कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं, उन्होंने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है, तो एक दूसरे के समान हो जाते हैं। और हम प्रत्यक्षीकृत क्या करते हैं? हम उन्हें अलग अलग प्रत्यक्षीकृत नहीं करते कि ये सोनू है, मोनू है, ईना है, जो भी है। हम उन्हें क्या प्रत्यक्षीकृत करते हैं? जो उनके अंदर समानता है ना वो ड्रेस की, हम स्कूल को परसीव कर लेते हैं कि ये प्लान स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकृत क्षेत्र के भाग यदि रंग, चमक, विस्तार, आकृति इत्यादि के दृष्टिकोण से परस्पर समानता रखते हैं, तो वो प्रत्यक्षीकृत संगठित रूप से हो जाता है। और जो भाग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समान होते हैं, वे आसानी से और एक आकृति का रूप ले लेते हैं। और इसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये देखो, बिंदु इसमें भी हैं, जोड़े इसमें भी बन सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी क्या चल रही है कि हमें ऐसे लग रहा है कि सब ऊपर वाले बिंदु और नीचे वाले बिंदु है एक समान, ऊपर नीचे ऐसे चल रहे हैं और एक ही लाइन में परसीव हमें हो रहे हैं। देखो ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के सिमिलर। पिछले उदाहरण में भी बिंदु ही थे, लेकिन हमें वो जोड़े के रूप में दिखाई दे रहे थे, ऐसे थे वो, ठीक है, वो जोड़े के रूप में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस उदाहरण में भी बिंदु ही हैं, लेकिन हमें सिमिलरिटी के आधार पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे समान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे। ठीक है, हमें बिंदु यहाँ भी है और बिंदु यहाँ भी है, लेकिन हमें दोनों तरफ अलग अलग से परसीव हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखती है, दिए गए चित्र में ये लाइनें एक दूसरे के परसीव कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है आपका क्षेत्र, एरिया। प्रत्यक्षीकृत क्षेत्र का जो भाग रेखाओं से घिरा होता है वह हमें छोटा दिखाई देता है, और जो भाग रेखाओं से घिरा हुआ नहीं होता है वो हमें फैला हुआ प्रतीत होता है। घिरा हुआ क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देता है। मान लीजिए कोई प्लाट है, जमीन है, जब तक उस पर कोई दीवार नहीं बनाई गई, उनकी नींव नहीं भरी गई, तब तक वो प्लाट हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही क्या होता है कि हम उसमें उस प्लाट में नींव भर देते हैं, उस प्लाट के दीवारें हम बना देते हैं, तो हमें वो छोटा दिखाई देने लगता है। जब तक ये दीवारें नहीं थी वो हमें जगह जो थी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। हम इस तरह से इस पॉइंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी या डायरेक्शन का। स्टिमुलस में जिन भागों में निरंतरता होती है वह भाग संगठित हो जाता है, जिसका प्रत्यक्षीकरण एक उद्दीपक के रूप में होता है। जैसे बिंदु यहाँ भी है इस उदाहरण में भी, लेकिन बिंदु यहाँ अलग अलग है, बिंदु अलग अलग है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं जिग जैग की तरह। लेकिन हम ये यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कोई तो ये पहाड़ों की तरह भी बिंदुओं का एक पहाड़ है ऐसे परसीव कर रहा होगा, कोई ऐसे परसीव कर रहा होगा कि ये जिग जैग है, ऐसे कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, ऐसे
कंटिन्यूटी में, लेकिन कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी है तो नहीं ना, बिंदु बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी हमें वे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिमिट्री। सिमिट्री में क्या दिखाई देता है कि यदि उद्दीपक क्षेत्र का जो भाग जितना अधिक सुडौल होगा वह उतनी ही प्रबलता और शीघ्रता से आकृति का रूप धारण कर लेता है और हमें आसानी से प्रत्यक्षीकृत हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा भाग अच्छे से दिखाई दे रहा है, सुडौल किस जिसमें है। तो आपको यहाँ पे जो है इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको व्हाइट पार्ट है जो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो सुडौल प्रतीत होता है। ये व्हाइट भाग देखो, यहाँ इधर से भी और इधर से भी एक जैसा दिखाई दे रहा है, और इसमें जो ब्लू पार्ट इसका जो है वो आपको अच्छे से परसीव नहीं हो रहा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इस वाले उदाहरण में आपको ये ब्लू पार्ट परसीव हो रहा है क्योंकि आपको सुडौल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये वाइट पार्ट है ये आपको सुडौल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन है डिज़ाइन दोनों का एक ही है, लेकिन परसीव वही हो रहा है जो अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, सुडौल है। ठीक है, सिमिट्री जिसमें है। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। जब आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि परसेप्शन के लिए हमारा उतना ही हमारा परसेप्शन अच्छा होगा जितना हमारा अनुभव अच्छा होगा। तो यहाँ किसी आकृति से व्यक्ति का पास्ट एक्सपीरियंस उसके निर्माण में सहायक होता है। यदि कोई अस्पष्ट चित्र दिखाया गया है तो सब्जेक्ट अपने अनुभवों के आधार पर उसे आकृति के रूप में गढ़ लेता है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि ये सर्कल है, लेकिन अब यहाँ मैं ऐसे कर दूं या बीच में गैप छोड़ दो, तब भी आप ये परसीव कर लोगे कि ये सर्कल बन सकता है ऐसे, या फिर ऐसे यहाँ 3 लाइनें हैं, इनको मैंने आपस में जोड़ा नहीं है, फिर भी आपको क्या परसीव हो रहा है, ट्राइंगल हो रहा है, जबकि ट्राइंगल तो ऐसा होता है। ठीक है, ये आप कैसे परसीव कर रहे हो, अपने अनुभव के आधार पर परसीव कर लेते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्लोजरनेस। यही उदाहरण आ जाएगा इसमें भी, क्लोजनेस। इसमें क्या होता है, रेखाओं द्वारा पूर्ण रूप से घिरा क्षेत्र अपेक्षाकृत आसानी से जो है प्रत्यक्षीकृत होता है। यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि इसके कारण हम अधूरी रेखाओं को भी पूर्ण आकृति के रूप में परसीव कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि ये रेखाएं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी हम इसे ट्राइंगल के रूप में जो है परसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ इस रूल में जो है क्लोजनेस काम कर रही है क्योंकि ये बहुत नज़दीक है आपस में। ठीक है, यहाँ से बहुत नज़दीक है, यहाँ से, लेकिन मिले हुए नहीं है। क्लोजनेस का नियम यहाँ काम करता है। आगे है आपका कॉमन फैक्ट। यह नियम गतिशीलता उद्दीपकों पर लागू होता है। एक साथ एक ही दिशा में और एक ही गति से जब उद्दीपक के भाग चलते हैं तो वे समान नियति की वजह से समूहबद्ध हो जाते हैं और वे आकृति का रूप में जो है दिखाई देने लगते हैं। जैसे बादल की घुमड़ियाँ टुकड़ियाँ जो होती है, बादल जो हैं वो क्या होते हैं, सबका जो है डिज़ाइन अलग अलग होता है बादलों का। कोई बादल ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, लेकिन क्या करते हैं बादल, जब भी आप देखो बारिश के मौसम में बादल एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही स्पीड से जा रहे होते हैं, तो हमें ग्रुप का रूप ले लेते हैं और तब हमें वे प्रत्यक्षीकृत होते हैं कि बादल जा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें एक एक बादल को नहीं देख रहे हैं, जबकि हम सभी बादलों को यहाँ पर देख रहे हैं। और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि कुछ उद्दीपकों को हम मुख्य दूरी की सिधाई के आधार पर जो है प्रत्यक्षीकृत कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें थोड़ा वो चित्र है, थोड़ा वैसे बन गया है। इसमें क्या है, चित्र तो एक ही है, दोनों चित्र एक ही है, एक ही उनका डिज़ाइन है। यहाँ पे तो जो है सामने वाली पत्तियों को जो रंगा गया है, लेकिन उस सिधाई के आधार पर, ठीक है, अपनी सीध के आधार पर जो है हमें ऐसे जो है परसीव हो रहे हैं सीध के आधार पर। और यहाँ भी आमने सामने वाली पत्तियों को रंगा गया है, लेकिन ये हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, जबकि हम ऐसे भी तो परसीव कर सकते थे। वाइट भाग को नहीं देख रहे हैं हम, ब्लू भाग को देख रहे हैं, हमें ये ऐसे परसीव हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे चक्का किसी ने ये घुमा दिया हो, जबकि चक्का वही है, रंग पलट गया है। ये तिरछा प्रतीत होता है और ये सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंक्लूजन, समावेशन। इस नियम के अनुसार अधूरी आकृति की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रहती। ठीक है, अगर कोई आकृति अधूरी है तो उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती, वह पूर्ण आकृति में समा जाती है। कैसे, इसका उदाहरण शायद आपकी बुक में हो, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए है, इसके पीछे कुछ ऐसे बना हुआ है। एक मिनट, दोबारा बनाती हूँ। ऐसे है ये ट्राइंगल, एक बॉक्स है,
बॉक्स है, और इसके अंदर ऐसे यहाँ से फिर ट्राई ऐसे है, ये रेखाएं हैं। लेकिन हमें ये क्या प्रतीत हो रही है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे बक्से के पीछे कोई ट्रायंगल रखा है, इस जो है चतुर्भुज के पीछे कोई ट्रायंगल रखा हुआ है, लेकिन हमें परसीव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमने अनुमान जो है लगा लिया है। अगर हम देखें भी तो अगर आकृति है जो अधूरी दिखाई दे रही है, अगर हम इस आकृति को पूरा करें तो ऐसे भी तो हो सकता है, जब हम इस आकृति को पूरा करते हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है कि ट्रायंगल के पीछे बॉक्स रखा है, तो अधूरी आकृति जो है पूर्ण आकृति जो है उसमें समा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है होमोजेनिटी या सिंपलसिटी के आधार पर किसी क्षेत्र के विभिन्न भागों में समजायतता के आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है। प्रत्यक्षिक क्षेत्र जो भाग समरूप होते हैं वे आसानी से आकृति का रूप ले लेते हैं। कैसे? किसी क्षेत्र के विभिन्न भागों में समजायतता होती है, वो आकृति का रूप ले लेते हैं। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन उनके आकार अलग अलग है, हर पेड़ जो है अलग अलग है, लेकिन जब वो समजायतता उनके आगे कि वो सभी पेड़ हैं और वो एक जंगल का रूप ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ ये चीज़ जो है वो काम करती है, ये पॉइंट काम करता है। 12वां पॉइंट आपका है परीक्षण की मनोदशा। प्रत्यक्षकर्ता की मनोदशा, भावनाओं, आवश्यकताओं का भी आकृति निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, और अर्थात प्रत्यक्षीकरण संगठन में प्रशिक्षक की अपनी भूमिका अदा करता है। उसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे जिसकी भावना होती है। मान लीजिए कोई रस्सी लटक रही है, तो जो हमारे अंदर की भावना है वो हमें दिखाई देती है। मान लीजिए दूर से है, हमने प्रत्यक्षीकरण किया, अगर हमें हमारे अंदर जो है सांप का डर है, तो हम सांप के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो है इसे सांप भी बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छे से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा। या किसी को कोई इसे रस्सी बोल सकता है, कोई इसे डोरी बोल सकता है, तार बोल सकता है, सांप बोल सकता है, या कोई और चीज़ें जो है बोल सकता है। यहाँ पे क्या होते हैं, हमारा जो पर्सनल हमारा अनुभव है, मनोदशा है, उसके आधार पर वो ये चीज़ें जो है काम करती हैं। परसेप्शन ऑफ फॉर्म, फॉर्म की परसेप्शन होती हैं। आकृति वह जो है जो विभिन्न विशेषताओं के संगठन से बनती है, जैसे कि रंग, रूप, आकार, ठीक है, और एक अर्थ देती है। किसी भी उद्दीपक की आकृति के रूप में प्रत्यक्षीकृत करने के लिए हमारा मस्तिष्क उद्दीपक के विभिन्न भागों को इस तरह से संगठित करता है कि वो एक अर्थपूर्ण हो सके। वातावरण में उपस्थित से प्राप्त सूचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आकृति, वो जो हमें वातावरण में दिखाई दे रही है, एक उसका बैकग्राउंड। ठीक है, दोनों चीजें काम कर रही होती हैं। गैस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षिक संगठनों के नियमों की चर्चा की है। इन नियमों के अनुसार प्रत्यक्षीकृत आकृति संगठित होती है और पृष्ठभूमि से उभरी हुई होती है, नजर आती है। जो रेखाएं आकृति पर पृष्ठभूमि को अलग करती हैं उसे समुच्चय रेखाएं कहते हैं। काउंटर पर की अस्पष्टता की वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से अलग आकृति का रूप ले लेता है। रोबिन ने बताया कि फिगर व ग्राउंड संबंधी प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण का सरलतम और आधारतम प्रक्रम है। प्रत्येक आकृति की कोई ना कोई पृष्ठभूमि अवश्य होती है, और आकृति वह पृष्ठभूमि एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी अलग होते हैं। आकृति की विशेषताएं वास्तव में भौतिक विशेषताएं नहीं होती हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं। रोबिन के अनुसार हमें आकृति व पृष्ठभूमि के आधार पर परिणाम मिलते हैं, और रोबिन ने आकृति व पृष्ठभूमि में अंतर स्पष्ट किया है, जिससे प्रत्यक्षीकरण को समझने में आसानी होती है। अब मैंने इतना सारा ये पढ़ा, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये समझ आएगा आगे जब हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे ना, तब ये समझ में आएगा। 2 पॉइंट पढ़े थे हमने, संरचना के आधार पर और पृष्ठभूमि के आधार पर। संरचना के आधार पर जब हम पढ़ते हैं, आकृति की बनावट होती है, कोई भी आकृति हो उसकी बनावट होती है। आकृति को हम संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर व्याख्यायित कर सकते हैं। इसके विपरीत पृष्ठभूमि बनावट रहित होती है, और अर्थात इसकी कोई संरचनात्मक व कार्यात्मक विशेषताएं नहीं होती है। इसे हम इस चित्र के आधार पर समझेंगे। आप इसे इस चित्र से समझ सकते हैं कि संरचना के आधार पर कैसे कोई चीज हमें परसीव होती है। तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है बीच में, इसे हम पूरा से पूरा कवर कर देते हैं। तो इसका एक आकार है, हमें एक जो है फूलदान हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये हमें परसीव नहीं होगा, हम बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे, संरचना को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रही है, तो हम इसे परसीव कर रहे हैं कि एक फूलदान है। इसी तरह से आप कुछ और चीज़ें भी देख सकते हो, आप बैकग्राउंड नहीं देख रहे हो
तो आप इसे इस तरह से देख रहे हो कि बैकग्राउंड नहीं देख रहे हो कि ये क्या दिखाई दे रहा है, एक मटका दिखाई दे रहा है, हम इसका बैकग्राउंड नहीं देख रहे कि इसके पीछे क्या रखा हुआ है या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी तस्वीर होती है, हम उस तस्वीर में जो चीज होती है वो देखते हैं, ना कि बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड का कोई आकार नहीं होता। आकार किसका होता है? उस तस्वीर का होता है, उस वस्तु का होता है। तो उसकी कोई विशेषता होती है, जिसका आकार हम देख रहे हैं ना, जो आकार दिखाई दे रहा है उसकी विशेषता है, या तो उसकी सिमिलरिटी है, या उसकी जो है सजातीय जो है वो काम कर रहा है, या उसकी पृष्ठभूमि जो है वो काम नहीं कर रही होती, उसकी कोई आकृति नहीं होती पृष्ठभूमि की, उसमें कोई बनावट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है इसका आकार। आकृति अपेक्षाकृत छोटी व पृष्ठभूमि बड़ी दिखाई देती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया है तो हम पूरे ब्लैक बोर्ड को परसीव नहीं करते, हम ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को परसीव करते हैं। और ये क्या है? ये हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आकृति जो है पूरी बड़ी है। तो पृष्ठभूमि है जो फैली हुई नजर आती है, जबकि जो स्टिमुलस है वो आकृति जो है वो छोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका है स्थान। आकृति आगे की ओर उभरी हुई होती है, जबकि पृष्ठभूमि जो है पीछे की ओर होती है। हाँ, इसमें हम ऐसे देख सकते हैं, पृष्ठभूमि जो है पीछे की ओर। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड मैंने बनाया, इस पे गिनती लिखी, इसमें क्या लग रहा है, दिखाई दे रहा है जैसे ये अक्षर जो लिखे हुए हैं वो आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं और ब्लैक बोर्ड जो है पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इफेक्ट, प्रभाव। आकृति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होती है और सार्थक होती है, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, जबकि पृष्ठभूमि को हम आसानी से याद नहीं कर सकते। वही अगर हम ब्लैक बोर्ड वाला ही उदाहरण ले, तो ये ब्लैक आकृति है, पृष्ठभूमि से समझ लो, और उस पर मैंने ये अक्षर लिख दिए। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड का भी तो आकार है, जो डिज़ाइन है चेंज हुआ है, लेकिन हमें याद क्या रहेगा? ये गिनती याद रहेगी, ना कि जो ये पीछे ब्लैक बोर्ड का आकार है जो इस तरह से बन गया है। वाइट देखो पूरा, इन अक्षरों को देखो, और इन अक्षरों को अगर हम इसमें से काट दें, ब्लैक बोर्ड का आकार हमें याद नहीं रहेगा, पृष्ठभूमि याद रहेगी। इसे किसी और उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। क्या उदाहरण दिया जा सकता है? ये उदाहरण आप सोचो, अपने आसपास देखो कि क्या ऐसे कोई कोई उदाहरण है जो हम देख सकते हैं, जो हमें ऐसे लगे कि हमें आकृति याद रहती है और पृष्ठभूमि हमें याद नहीं है। कोई भी तस्वीर ले लीजिए, कोई भी फिल्म ले लीजिए, आप फिल्म में क्या देखते हो? हीरो को देखते हो, हीरो के पीछे जो दुकानें हैं, जो बिल्डिंग्स है, क्या आपको वो कभी याद रहती है? क्योंकि वो पृष्ठभूमि है। लेकिन जहाँ वो खड़ा है, हीरो खड़ा है या चाय पी रहा है, वो आपको याद है, लेकिन उसके पीछे क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, वो कभी भी आपको याद नहीं रहता। ये इफेक्ट पड़ता है। गुणों का संगठन। आकृति में किसी वस्तु वाले सारे गुण विद्यमान होते हैं जिन्हें संगठित किया जा सकता है, जबकि पृष्ठभूमि में ऐसा कोई गुण है विद्यमान नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आप सिर्फ हीरो, फिल्म में हीरो को क्यों देख रहे हो, क्योंकि हीरो में वो गुण है। पीछे जो गाड़ियां जा रही हैं या कोई और भी व्यक्ति जा रहा है, उसमें वो गुण नहीं है, इसलिए आप उसे परसीव नहीं करते हो, ना ही वो फिर आपको याद रहता है। दूरी। आकृति और सब्जेक्ट के बीच की दूरी कम होती है, जबकि पृष्ठभूमि और सब्जेक्ट के बीच की दूरी जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो आप फिल्म में जो हीरो को देख रहे हो, हीरो की और आपके बीच की जो दूरी है वो आपको कम दिखाई देती है, और हीरो के पीछे दूर कोई बंदा खड़ा है, टीवी आपके पास ही है, लेकिन बंदा जो है दूर खड़ा दिखाई दे रहा है, हीरो के पीछे कोई और व्यक्ति है, वो दूर दिखाई दे रहा है, वो दूरी है उससे, उसकी और आपकी दूरी है, इसलिए भी आप प्रत्यक्ष उसे नहीं देख रहे हो, उसका परसेप्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है। रॉबिन ने उपयुक्त अंतरों की खोज अपने प्रायोगिक जो अध्ययन है, एक्सपेरिमेंटल है, उन मैन टूल्स ने किए हैं, एक्सपेरिमेंट जो किए हैं उसके आधार पर की है। उन्होंने उत्क्रमणशील आकृति की सहायता से आकृति व पृष्ठभूमि के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। ठीक है। उत्क्रमणशील जो आकृति होती है, रिवर्सिबल फिगर उसे कहते हैं। इसे आप समझ भी गए होंगे, जैसे कोई शर्ट होती है, उसे उल्टा करके भी पहन लो, सीधा करके भी पहन लो, एक जैसा दिखाई देता है। वैसे जो आकृति होती है उसके आधार पर इन्होंने ये जो है पॉइंट्स दी हुए हैं। यह प्रक्रिया जो होती है काउंटर के साथ घटित होती है। काउंटर के बिना यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। आकृति पृष्ठभूमि उत्क्रमणशीलता में पृष्ठभूमि के कुछ हिस्से एक समय में आकृति के हिस्से बन जाते हैं और दूसरे समय में पृष्ठभूमि के हिस्से बन जाते हैं। तो उनके पास कुछ आकृतियां होती हैं, उनके आधार पर किया है इन्होंने ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अंतर उत्पन्न करने के, जो पृष्ठभूमि और आकृति के बीच में जो अंतर होती है उनकी विशेषताएं क्या काम कर रही होती हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। इंटेंसिटी। उद्दीपक क्षेत्र में वितरित ऊर्जा की तीव्रता में जितना अंतर होगा, तो आकृति व पृष्ठभूमि में अंतर उतनी ही शीघ्रता से किया जा सकता है। उद्दीपक क्षेत्र में वितरित ऊर्जा की तीव्रता से जितना अंतर होगा, उतना ही आकृति व पृष्ठभूमि में अंतर उतनी ही शीघ्रता से किया जा सकेगा। ठीक है। इसे आप किस तरह से समझोगे?
पृष्ठभूमि में अंतर और तीव्रता में अंतर। अ, अब मान लीजिए आप ताजमहल देख रहे हैं, ठीक है। ताजमहल के पीछे कोई और भी बिल्डिंग है, लेकिन ताजमहल की सुंदरता में और उस बिल्डिंग की सुंदरता में अंतर है, तो वो जो दूसरी बिल्डिंग उसके पीछे है वो क्या बन जाती है, उसकी पृष्ठभूमि बन जाती है, और ताजमहल क्या हो गया आपका, आकृति हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थानागत संगठन। स्थानागत संगठन में क्या होता है कि उद्दीपक वातावरण में एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होता है, यदि उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए तब भी आकृति व पृष्ठभूमि में अंतर देखा जा सकता है। कैसे, मान लीजिए आपके सामने ये वीडियो है, और जो आप काम कर रहे थे ये क्लास देखने से पहले, ठीक है, वो आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन आप फिलहाल क्या कर रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो ये आपका आकृति हो गई, और जो आप पहले काम कर रहे थे वो पृष्ठभूमि हो गई। लेकिन अगर इनके स्थान में चेंज कर दिया जाए, जो काम आप पहले कर रहे थे वो आप अपने हाथ में ले लें, और ये क्लास है वो पीछे रख दे, तो ये पृष्ठभूमि हो जाएगी, और जो काम आप पहले पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे, वो आपकी जो है आकृति हो जाएगी। टेम्पोरल सीक्वेंस जो होती है, समयगत अनुक्रम जो होता है, किसी भी स्टिमुलस के प्रत्यक्षीकरण के लिए हमारी आंखों की न्यूनतम अवधि 10 मिलीसेकंड होती है। यदि उस अवधि को बढ़ा दिया जाए तो आकृति अधिक स्पष्ट दिखाई देगी, उसे पृष्ठभूमि से अलग किया जा सकता है। वेव कॉम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, तरंगों का संगठन, उद्दीपक में निहित ऊर्जा तरंगों में परिवर्तन करके उसके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। गुणों में परिवर्तन होने के कारण एक नया स्टिमुलस बन जाता है, जिसके आधार पर आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर किया जा सकता है। इसे कैसे समझा, वो चक्के वाला जो उदाहरण था, इसमें क्या हुआ, सेम जो था ये सेम डिजाइन था, लेकिन क्या कर दिया, इनके गुणों में परिवर्तन कर दिया। पहले क्या था, ये चीजें जो थी शेडेड थी, और दूसरे चित्र में क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इनके गुणों को अंतर कर दिया, तो ये अलग अलग परसीव हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से पृष्ठभूमि, पहले तो पृष्ठभूमि ये दो वाले हिस्से थे, अब पृष्ठभूमि ये दो हिस्से वाले बन गए, दो हिस्से बन गए, ठीक है। इसके अलावा जो है आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति, पूर्वानुमान, अभ्यास, एज, सभी कारक जो हैं प्रभाव डालते हैं। संवेदना की तुलना में परसेप्शन वास्तविक पिक्चर प्रस्तुत करता है। संवेदना में पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। संवेदना क्या होती है, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो तो दे रही है, जो सुनाई दे रही है दे रही है, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन उन चीजों को पहचानने में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। संवेदना का जो विश्लेषण करना कठिन है, लेकिन परसेप्शन का विश्लेषण करना आसान है। संवेदना का अर्थ उस कार्य से है जब स्टिमुलस सामने आता है, और परंतु परसेप्शन से अभिप्राय सेंसेशन को अर्थ देना है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो संवेदना और जो प्रत्यक्षीकरण है दोनों में अंतर बताते हैं। तो आज की क्लास में ये परसेप्शन का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कोई टॉपिक लेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जो ये नोट्स हैं इनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने ये क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।